Please like, subscribe and press bell icon for all notification. सीक्वेंस एक्सन दे रखी है और एक रियल नंबर एक्स दे रखा है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो रियल नंबर एक्स है ये इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। नहीं, ये इसकी लिमिट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन हम चेक करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहले ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। अगर लिमिट ऑफ सीक्वेंस लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, तो हमें ये चेक करना है कि एक्स एन यानी कि सारी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वो एक्स से लेस होगी सभी एन के लिए। तो अगर मैं सीक्वेंस एक्स एन को 1/n कंसिडर कर लेता हूं, तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी यानी कि लिमिट ऑफ 1/n क्या होगा, 0 होगा। तो हम मान लेते हैं इसी को 0 को हम x बोल लेते हैं, से x। अब यहां पर आप देखिए कि xn 1/n जो भी है वो सारे के सारे ग्रेटर हैं 0 से, जबकि हमें क्या चाहिए था, लेस चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। स्टेटमेंट बी की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट बी यहां पर कहते हैं कि लिमिट ऑफ xn, इसी सीक्वेंस को कंसीडर कर लेते हैं। इसकी जो लिमिट है, लिमिट ऑफ एक्स एन, वो आपके 0 है और x इस बार हम -1 मान लेते हैं। ये हमारा इस बार x का रोल प्ले करेगा। तो ऐसे m और n एग्जिस्ट करेंगे कि xm लेस देन x लेस देन xn। यहां पर x की जगह आप -1 पुट कीजिए, तो आपके xm और xn ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी में फिट हो जाएं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और हमारे xn पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाता है, यानी कि ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं कि अगर लिमिट ऑफ xn डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पर कहा गया है कि xn हैज नो सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू x। ये xn की कोई भी सबसीक्वेंस नहीं होगी जो कन्वर्ज करेगी। तो हम मान लेते हैं एक सीक्वेंस xn -1 रेज टू द पावर n, और इसकी लिमिट ऑफ xn एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसके सबसीक्वेंस हैं, इसके आपके पास दो सबसीक्वेंस मिल जाएगी। एक मिल जाएगी 1 1, इस तरह से कांस्टेंट सीक्वेंस 1, ये भी कन्वर्ट करती है 1 को, यानी कि आप इसको x बोल दीजिए यहाँ पर। और अगर आप ये वाली सीक्वेंस लेते हैं -1 ये भी कन्वर्ट करती है -1 को, यहाँ पर इस बार x इसको बोल दीजिए। तो हमें दो सबसीक्वेंस मिल रही हैं, लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन ए बी सी रॉन्ग है, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वही आपका ट्रू होगा कि अगर लिमिट ऑफ एक्सन एक्स से लेस है, तो एक्सन आपकी सारी की सारी एक्स से लेस होंगी, फाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। ये सभी के लिए ट्रू नहीं, लेकिन सफिशिएंट, काफी सारी सफिशिएंट एक्सन लेस देन एक्स होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से पूरा रियल तक डिफाइन है, और जो एक्सप्रेशन एफ के लिए दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर एक्स -2। ऑप्शन ए कहता है कि एफ एक्स का कोई भी जीरो नहीं होगा यानी कि डोमेन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइन चेंज हमें मिल रहा है, यानी कि इसका एक पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसने कहा है नो सॉल्यूशन। ऑप्शन ए यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं यानी कि एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो वो होगा 2x प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। और इंटरवल 0 1 डोमेन के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। दो पॉजिटिव का सम कभी भी जीरो नहीं दे सकता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन सी की तरफ बात करें, क्योंकि ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आएगी, इसलिए ऑप्शन सी आपका ट्रू होगा। ऑप्शन डी को आप चेक कर लेते हैं कि क्या वो 1 1 या ऑन टू होगा। 1 1 ऑन टू के लिए अज्यूम करेंगे, सॉरी 1 1 के लिए अज्यूम करेंगे एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और हमें ये दिखाना होगा
कि x1 इक्वल्स टू x2 है क्या, x1 इक्वल्स टू x2। यहां से मैं लिख सकता हूं x1 स्क्वायर प्लस ई रेस टू द पावर x1 माइनस टू इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस ई x2 माइनस टू से माइनस टू कैंसिल आउट हो जाता है, x1 स्क्वायर प्लस ई x1 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस ई x2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो क्वांटिटी तभी बराबर हो सकते हैं क्योंकि e आपका इरेशनल नंबर होता है। अगर कोई इरेशनल नंबर है और उसकी डिफरेंट वैल्यूज पावर्स में हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो वो डिफरेंट वैल्यू देगा, लेकिन इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब x1 इक्वल्स टू x2 होगा। यानी कि ये फंक्शन आपका 1 1 भी है, लेकिन आपसे कहा गया था कि f इज नॉट ऑन टू। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाता है, केवल और केवल ऑप्शन सी करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखी है जो आर एन से आर एम पर डिफाइन है और हमसे पूछा गया है कि इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस साइज का होगा। तो ये डोमेन है और डोमेन की डायमेंशन यहाँ पर n है और कोडोमेन की डायमेंशन m है। यानी कि इसके बेसिस में n li एलिमेंट्स होंगे और कोडोमेन के बेसिस में m li एलिमेंट्स होंगे। अगर हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो बेसिस एलिमेंट की हमें इमेज देखनी होगी और उन इमेज को हमें कोडोमेन का जो बेसिस होगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। तो मान लीजिए m लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है तो उसमें m टर्म्स होंगी और फिर m टर्म्स के जो कॉफिशिएंट होंगे उसको हमें कॉलम वाइज लिखना होगा। यानी कि जो कोडोमेन का डायमेंशन होता है वो बनते हैं नंबर ऑफ रोज और डोमेन का जो साइज होता है यानी कि डोमेन का जो बेसिस एलिमेंट्स होते हैं वो बनता है कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का जो साइज होगा वो m बाय n होगा। तो ऑप्शन आपका ए ट्रू होगा यहां पर। और हमेशा याद रखिए बैक से प्रीवियस यानी कि m बाय n डायरेक्ट। यहाँ पर एक्सन आपकी एक रियल सीक्वेंस है और हमें बताना है कि इसकी जो सब सीक्वेंस है वो क्या मोनोटोन होगी, बाउंडेड होगी, कॉची होगी या कन्वर्जेंट होगी। तो एक्सन को हम मान लेते हैं e रेज टू द पावर n। अगर ये सीक्वेंस है तो क्या ये सीक्वेंस को अगर मैं एलिमेंट वाइज लिखता हूँ तो क्या होगा, e रेज टू द पावर 1 e स्क्वायर e क्यूब e रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और अगर मैं इवन पावर से एक सबसीक्वेंस बनाता हूं जो कि ये है e रेज टू द पावर 2 e रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर 6। ये जो सबसीक्वेंस है ये आपके बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड। यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है और ये कन्वर्ज भी नहीं करती है। ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग हो जाता है, नॉट कन्वर्जेंट। अब हमें जो चेक करना है ऑप्शन ए और सी को चेक करना है। उसके लिए मैं एक अनदर सीक्वेंस एक्शन कंसीडर करता हूं और वो है अल्फा प्लस -1 रेज टू द पावर 3n अपॉन n। यहाँ पर अल्फा जो है एक रियल नंबर है, फिक्स रियल नंबर है, इसको हमने फिक्स कर दिया जो कि मान लीजिए 2 या 2 से ग्रेटर है, इस तरह हमने फिक्स किया। अब अगर मैं n को, जो मेरा n है वो मल्टीपल अगर 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा और 3n की वैल्यूज क्या होंगी, 3n की वैल्यूज होगी 9, 18, 27 और इसी तरह से आगे बढ़ेगी। यानी कि ये n जो है 9 जो है ओड है, ये आपका इवन है और ये आपका ऑड है। तो जब 1 रेज टू द पावर इवन और ऑड करेंगे तो एक बार ये अल्फा के लेफ्ट में जाएगा, एक बार अल्फा के राइट में जाएगा, लेकिन ये अल्फा को कन्वर्ट्स करेगा। ये जो सीक्वेंस है अल्फा नंबर को कन्वर्ट्स करेगा, लेकिन मोनोटोन नहीं है। अब मोनोटोन नहीं है इसका मतलब ऑप्शन ए भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो जो बचा ऑप्शन, क्योंकि कन्वर्जेंट है इसलिए कॉची भी होगा, ऑप्शन सी इसका ट्रू है। 3 मैप दे रखी है T1, T2 और T3 और हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन
लीनियर मैपिंग है, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक ट्रिक याद रखेंगे कि अगर कोई भी स्केलर ऐड हो रहा है रिप्रेजेंटेशन में, जैसे कि फर्स्ट में देखिए आप x+1 है, तो 1 एक स्केलर ऐड हो रहा है, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि आप सेकंड में देखिए एक्स वाई, तो भी आपका नहीं होगा। कहीं पर अगर मोड फंक्शन अपीयर है तो वो भी नहीं होगा। अगर कंपोनेंट्स की पावर जैसे एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब या इस तरह से कुछ मिलता है तब भी नहीं होता है। या मल्टीप्लाई ईच अदर, कंपोनेंट्स एक दूसरे को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी कि एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, इस केस में भी आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। तो जो फर्स्ट वाला T1 है, ये 0 को 0% नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ऐड है। इसी तरह जो सेकंड वाला है T2, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा है -1 -1, 0, और C को भी हम मान लेते हैं -1, तो यहाँ पर TCV ये इक्वल नहीं है CTV के, आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर फेल हो जाता है। तो T1 T2 आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, T3 आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रोंग हो जाता है, ऑप्शन बी भी आपका रोंग हो जाता है, क्योंकि T1 T2 नहीं है, T3 आपका है, और यहाँ पर T1 के साथ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है ओवर फील्ड के, और W जो है वो सब स्पेस है V का। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। यहाँ पर कोसेंट स्पेस डिफाइन किया गया है, एक W/V और V/W। अगर हमें कोसेंट स्पेस के डायमेंशन निकालनी होती है तो किस तरह निकालते हैं? डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ B, इस तरह से हम इसके कोसेंट स्पेस के डायमेंशन निकालते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर हमें दे रखा है डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन W प्लस डायमेंशन ऑफ W/V, इसकी राइट हैंड साइड अगर लेते हैं तो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ V। अगर हम मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ V 3 है और डायमेंशन ऑफ W आपके 2 है, क्योंकि W जो है वो सब स्पेस है V का, तो W की जो डायमेंशन है वो कभी भी V से एक्सीड नहीं कर सकती है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ V, और यहाँ पर अगर मैं V और W के डायमेंशन पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2 इंटू 2 माइनस 3, 1 आता है, ना कि आपके पास 3 आता है, यानी कि 3 जो है वो डायमेंशन ऑफ V है। तो ऑप्शन ए आपका ट्रू नहीं है, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ V प्लस डायमेंशन ऑफ W। यहाँ पर सेम फिर से वही आ गया है, 2 टाइम्स डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ V, और सेम केस के लिए ये ट्रू नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पर कहा गया है डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। यहाँ से डायमेंशन से W की डायमेंशन से W की डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाती है, और फाइनली हमें मिलता है डायमेंशन ऑफ V, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है हमें। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, और ऑप्शन डी आपका रोंग है ही, क्योंकि वो कोसेंट स्पेस के डायमेंशन कभी भी वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के इक्वल नहीं हो सकते हैं। ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। पर हमें टी एक लीनियर ऑपरेटर दे रखा है, और हमें इस लीनियर ऑपरेटर टी के लिए इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है अंडर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। तो R3 के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या होता है? E1 E2 E3, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होता है R3 के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक इनपुट लेंगे
और उसके करस्पॉन्ड हमें क्या आउटपुट मिलता है, और उस आउटपुट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इनके। तो सबसे पहले मैं टी ई टू को देखता हूँ। टी ई टू अगर मैं निकालता हूँ तो वो मुझे मिलेगा 2 2 3 2 2 3, ये मुझको मिलता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स E1 प्लस 2 टाइम्स E2 प्लस 3 टाइम्स E3। इसी तरह मैं टी E1 को देख लेता हूँ, वो क्या मुझे मिलता है, मुझे मिलेगा 2 0 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स E1 प्लस 0 टाइम्स E2 प्लस 2 टाइम्स E3। ये मेरा फर्स्ट कॉलम बनेगा, इसके कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम हो जाएगा मेरा 2 0 2, और जो सेकंड कॉलम आया है वो है 2 2 3। अब ये आप देख लीजिए किससे मैच कर रहा है। 2 0 2 2 2 3 ऑप्शन आपका ए से ये मैच कर रहा है, तो आपको थर्ड कॉलम निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखे हैं और दोनों का ही साइज n बाय n है। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए हम ए इनवर्स और बी इनवर्स जो मैट्रिक्स हैं दोनों को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो ए और बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली ट्रू हो गई है। पर्टिकुलरली ट्रू ट्रू हो गई है, लेकिन हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट खोजनी है, तो ए तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। बी को चेक करते हैं। सेम केस में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों को ही मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूं। तो यहां से ए और बी भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो बी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी में ए और बी कॉन्ग्रुएंट है टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बात सही है। लेकिन हमें फॉल्स देखना है, तो सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी के लिए आप मैट्रिक्स ए को कंसीडर करो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0। इसकी जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की रैंक वो 2 है। और एक मैट्रिक्स बी कंसीडर करते हैं जो है 1 0 0 0 0 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स बी की भी जो रैंक है वो 2 है, लेकिन आप देख सकते हैं ए और बी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यानी कि इफ बोथ ए एंड बी हैव द सेम रैंक, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है जिसको हमें देखना था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को, हाइपरबोला को, पैराबोला या सर्कल को। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेबल मैं कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 1/x डी एक्स इक्वल्स टू 1/y डी वाई, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू log y प्लस log c, और इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू वाई सी, या अगर मैं c की कोई वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 4y। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन, क्योंकि लीनियर में है x और y आपके, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप सी की कोई भी वैल्यू फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म नहीं हुआ है, तो हाइपरबोला, पैराबोला और सर्कल तीनों ही केस आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें फ्री करना होता है रेडिकल से। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 + 3 dy ओवर dx रेज टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 4 d3y अपॉन dx3। यहाँ से 1/3 हटाने के लिए मुझे दोनों साइड 3 से
रेज टू द पावर 3 करना होगा और इसकी भी पावर 3 करना होगा। लेफ्ट साइड में मिलेगा 1+3 dy ओवर dx और होल की पावर 2 और यहाँ से मिलेगा 4 क्यूब d3y dx3 रेज टू द पावर 3। अब ये जो है मैक्स डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, 3 ऑर्डर है इसका, 3 ऑर्डर, और इसकी डिग्री भी क्या है, 3 हो जाएगी। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा।